नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 अगस्त से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और 4 अगस्त को अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट जिसे कहा जाता है वो पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट में कुछ नई घोषणा हो सकती है। प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात भी मिल सकती है। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर, सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होगी। संबल हिंसा की जांच रिपोर्ट भी इसमें रखी जाएगी। लंबित विधेयकों पर सरकार की नजर है। जो लंबित बिल्स हैं उन पर भी सरकार की नजर है। हो सकता है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच में, मॉनसून सत्र में विपक्ष हंगामे की बीच में ये बिल जो है पास करवाई जा सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे में 3 को इसकी शुरुआत होगी और 4 को अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट की यहाँ पर पेशी होने वाली है। अनुपूरक बजट में नई घोषणाएं हो सकती हैं। अनुपूरक बजट वो बजट होता है जो बीच में मॉनसून सत्र में लाया जाता है ताकि बजट की पर्याप्त धनराशि जो है हर विभाग को रहे। अगर किसी विभाग को जरूरत पड़े तो उस समय अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट में उसे बजट आवंटित किया जा सके। अनुपूरक बजट में कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं सरकार की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। संबल हिंसा पर जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी इस मॉनसून सत्र में। तो महत्वपूर्ण है ये अनुपूरक बजट जो पेश होने जा रहा है। ये मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होने वाली है। जो लंबित विधेयक होंगे उन पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। अब विपक्ष का क्या रुख रहता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष, खास करके प्रमुख दल, जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो किन मुद्दों को उठाती है, क्या रणनीति विपक्ष की रहेगी, इस पर भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से अपने तमाम विधायकों को एक स्ट्रैटेजी के तहत कैसे जवाब देना है, कैसे अनुपूरक बजट को पेश होना है और कैसे सरकार की योजनाओं को सदन के पटल पर रखना है, कैसे सरकार के उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखना है, इसको लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो बातचीत करेंगे, लेकिन विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी रहती है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और वहीं आपको बता दें कि 4 तारीख को बजट पेश करने के बाद 5 अगस्त को कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सरकार मंजूरी दे सकती है। वहीं पर बात करें 6 अगस्त की तो उस दिन बजट पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री उस दिन अपना संबोधन देंगे। आपको बता दें इस दौरान विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी में कई मुद्दों को लेकर घमासान देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करता है, इस बार भी विपक्ष किन मुद्दों पर घेरेगा ये सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। वहीं सरकार इस सत्र में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे कानून हैं जो पास कराने के प्रयास में रहेगी और उन्हें मंजूर कराएगी। हालांकि ये जो सत्र है ये कितना खास होगा, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले का ये बजट है, इसलिए ये बड़ा अहम सत्र और अहम बजट भी माना जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। तो 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा, सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, जिसमें कहा जाता है कि सभी विभागों को जो राशि की कमियां होती है, जो बजट की कमी होती है, उसमें अनुपूरक बजट में, सप्लीमेंट्री बजट में उसकी कमी को पूरा किया जाता है और इसलिए सप्लीमेंट्री बजट इसको कहा जाता है। हमारे साथ रमन जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। रमन, आपने रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहेगा ये मॉनसून सत्र, क्या कुछ इसमें पेश किया जा सकता है? कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट में कुछ महत्वपूर्ण जो बिल हैं उस पर भी सरकार की नजरें हैं।
बिल्कुल आपको बता दें कि जो मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा और इस बार का इसमें अनुपूरक बजट भी पेश होगा। अनुपूरक बजट जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मुख्य बजट सामान्य बजट होता है उसमें अगर कोई विशेष योजना के लिए कुछ पैसा अगर फंड देना होता है, कई ऐसी परियोजनाएं होती हैं तो उसके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है और तमाम योजनाओं के लिए फंड दिया जाता है। और खासकर इस जो ये सत्र है इसमें जो संभल हिंसा की जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक की जाएगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है। वहीं पर कई ऐसे अहम कानून हैं और प्रस्ताव हैं जो जिस पर सरकार चर्चा करेगी और मंजूर कराने का पूरा प्रयास भी करेगी। और उसके बाद 6 तारीख को जो बजट पेश होगा उस पर चर्चा होगी, जिस पर कि सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक भी अपनी बात रखेंगे और विपक्ष के भी अपनी बात रखेगा और मुख्यमंत्री का संबोधन भी उस दिन होगा। रमन, जो संभल हिंसा की रिपोर्ट जो पेश की जाएगी वो क्यों इतना खास है, क्यों सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं, क्या संकेत दे रही है सरकार? 2024 में जो संभल में हिंसा हुई थी उस वक्त क्योंकि मस्जिद का जो मामला था वहाँ पे और मंदिर को लेकर जो विवाद था, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का वो मुद्दा बना था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार पर भी सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ पर पूरी जांच हुई SIT की और उसके बाद में जब पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर जब तलाश की तो बहुत सारे मंदिर भी मिले। उसी के बाद से जो हिंसा का मामला आया था वो और ज्यादा भी चर्चित हो गया था, क्योंकि संभल जिस तरीके से आबादी वहां पर अभी भी हाल में वहां पर जो अवैध मजारें थी वो तोड़ी जा रही थी, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से जब पुलिस गई थी तो पुलिस पर भी हमला हुआ था, आम लोगों पर भी हमला हुआ था। और जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी कि आखिर कौन कौन लोग थे उसमें भड़काने के मामले में उसमें सपा सांसद का भी नाम आया था, जिसके बाद में उन पर भी एक्शन हुआ था। अब जब सार्वजनिक रिपोर्ट होगी तो पता चलेगा आखिर कैसे साजिश हुई थी, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या वहां पर अचानक से भीड़ ने ऐसा किया था या फिर पहले से प्री प्लान था, ये सारी चीजें सार्वजनिक होंगी। कह सकते हैं 3 तारीख को मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 4 को सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। ये पहलू एक रहा कि जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, जांच रिपोर्ट दिखाया जाएगा। दूसरी पहलू पर अगर हम चर्चा करें, क्या सौगात मिल सकती है इस अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश जनता को? विभागों में अतिरिक्त बजट जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि जैसा कि चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री भी सभी जनपदों में जा रहे हैं और वहां पर तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। और जब वो किसी भी जनपद में जाते हैं तो वहाँ समीक्षा बैठक करते हैं, तो वहाँ का जो भी बड़ा एक प्रस्ताव होता है जनप्रतिनिधि या फिर विभागों से अधिकारियों से लेते हैं, उसी को लेकर एक जो टीम कमेटी बनाई गई है जिसमें तय किया कि किस विभाग को कितना ज्यादा पैसे की जरूरत है, उन्हीं सब विभागों को एक्स्ट्रा फंड देने के लिए ये बजट लाया जाएगा। चलिए ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गाजीपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया है और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादियों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से।
गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ खूब गरजे। आगे बढ़ेंगे। हर घर तिरंगा अभियान हो या फिर डीएलपी अभियान, बीजेपी लगातार अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के मैदान में इस वक्त उतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव सरकार के दौर में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के मुद्दों को लेकर के नई बहस छेड़ दी गई है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह से हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह जी हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है, क्या? देखिए, हमारी राष्ट्र भावना को बलवती करने का काम यह तिरंगा यात्रा करता है। यह हमारी गंगा जमुनी तहजीब का भी द्योतक है, यह हमारी अनेकता में एकता का भी द्योतक है। यह तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलाया जाएगा। मंडल स्तर से लेकर पूरे जिले स्तर तक यह अभियान चलेगा और 14 तारीख को विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि उस विभाजन विभीषिका संगोष्ठी में जाएंगे और मौन जुलूस निकालकर वह जो काला अध्याय है उसके बारे में लोगों को संस्मरण कराएंगे। अखिलेश जी राम मंदिर भले नहीं गए, लेकिन दान पेटी लेकर संसद में घूम रहे हैं वो और डिम्पल जी। देखिए, ये लखनऊ में कम दिखते हैं, दिल्ली में इनकी हाय तौबा ज्यादा रहती है। और ये वो हैं जो अपने कार्यालय, अपने सोशल मीडिया पर वह राजनीति करना चाहते हैं और संसद के गलियारों में वह निकलकर सोचते हैं कि पूरे देश में ये मैसेज चला जाएगा। और हम वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बूथ सम्मेलन करते हैं और 1,77,000 से ज्यादा हमारे बूथ अध्यक्ष जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी की विचारधारा कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दिल्ली में दिखती है, सोशल मीडिया पर दिखती है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, वो कहीं नहीं दिखती है और सिर्फ एजेंडा घुमाने का काम करती है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। आइए बढ़ते आगे। छात्रों पर गोली चलाने के आरोपों को लेकर के उत्तर प्रदेश बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि धरना प्रदर्शन और आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी कार्रवाई के आदेश स्थानीय प्रशासन देता है, न कि राजनीतिक दल। उन्होंने विपक्ष पर दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के गोली चलवाने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। राकेश त्रिपाठी ने 1990 के अयोध्या कार सेवक गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही दिया था और उन्होंने इसे कई सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार भी किया था। बीजेपी ने विपक्ष से भ्रामक दावे और अफवाहें फैलाने से बाज आने की अपील की है। किसी भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन या अभियान कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन यह निर्णय करता है कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है, कौन सा आदेश देना है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मसले में निहत्थे कार सेवकों पर किस तरह से गोली चलाने का आदेश मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ था, यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फक्र से सीना चौड़ा करके, छाती ठोक कर सबके बीच में कहा कि हां, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए कार सेवकों पर मैंने गोली चलाने का आदेश दिया। कुछ और कार सेवक मर जाते तो भी भरोसा बहाल रखने के लिए यह आदेश दिया जाता। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा इकाई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फीस वृद्धि वापस लेने और जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई रोकने समेत कई मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासन के मौजूदगी में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। इसके बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया है। सपा छात्र सभा ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई को आवश्यक बताया है। आइए बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। ये प्रदर्शन रायबरेली शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर के पोस्टर लहराए हैं और नारेबाजी भी की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, उसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है।
देखिए, रायबरेली से चुने गए सांसद श्रीमान राहुल गांधी जी सब जगह सब लोगों की बात करते हैं। इवन चाइना की भी बात करेंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, बांग्लादेश की भी बात करेंगे, जंतर मंतर पर भी बात करेंगे। लेकिन संसद में इतने वर्षों के एमपी चुनने के बाद भी रायबरेली के सम्मान, स्वाभिमान और विकास की बात कभी पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं की। ये दुख है हम रायबरेली के होने के नाते। ये एक सांसद को क्या करना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने ये कहीं नहीं किया। इतने दिनों में संसद में रहने के बावजूद रायबरेली के सम्मान और विकास की बात संसद में नहीं उठाई। यह विरोध है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर के यूपी में हाई अलर्ट है। फतेहपुर में भी सावन महीने को लेकर के शिव भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के डीएम और एसपी ने जिले की सभी शिवालयों का निरीक्षण किया है और इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर के जायजा लिया। साथ ही मंदिरों में लगे सीसीटीवी को भी चेक किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों पर कांवड़ियों के ठहराव के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट को भी देखा जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। डीएम और एसपी देखिए किस तरह से शिवालय में पहुंच करके भक्तों के इंतजाम, भक्तों की सहूलियत को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। का माह शुरू हो रहा है, तो मेरे और एसपी के द्वारा जो जनपद का प्रमुख मंदिर है तामेश्वर मंदिर, उसका भ्रमण किया गया है और यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं को देखा गया है। चाहे वो श्रद्धालुओं के पैर में कंकड़ ना लगे उसके लिए मैटिंग की व्यवस्था हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, और चाहे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास को सुदृढ़ करने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और चाहे भंडारे में साफ सफाई की व्यवस्था हो। इस पूरी व्यवस्थाओं को चेक करा गया है और जहाँ पे भी कमी आई है उसको अगले 1-2 दिन में हम लोग पूरा करेंगे। ये सबसे पहले तो जो सावन की ड्यूटीज हैं वो हमारी 3 तरीके की ड्यूटी हमारी लगाई गई हैं। एक तो हमारे रूट पे लगाई गई हैं, दूसरा घाटों पे, और तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो शिवालयों पर। तो जो घाटों पे और शिवालयों पे ड्यूटी है ये बेसिकली हमारे जो शनिवार रात्रि से और मंडे रात्रि तक जो 3 दिन हमारे बहुत क्रूशियल रहते हैं, जब जल सबसे ज़्यादा उठता है और मंदिरों में जो जल चढ़ता है वहाँ पे रहेंगे। बाकी रूट की ड्यूटीज हमारी पूरे सावन मास में एक्टिवेटेड रहे। वहीं पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर प्रसव के दौरान महिला के गर्भाशय में कपड़ा छोड़ने का आरोप लगाया गया है। महिला को इलाज के लिए बिलसंडा सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पति का कहना है कि प्रसव के समय स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। मामले को लेकर के पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। यूपी के पीलीभीत में देखिए किस तरह से लापरवाही की गई है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर प्रसव के दौरान एक महिला की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ किया गया और गर्भाशय में महिला के गर्भाशय में कपड़ा छोड़ने का आरोप लगा है। गंभीर आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। जुलाई को डिलीवरी हुई थी हमारी, उसके बाद क्या था, कपड़ा इन्होंने छोड़ दिया अंदर ही, गर्भाशय में कपड़ा छोड़ दिया। और 20 दिन के बाद 10 दिन के बाद चेक कराने आई, उसने बताया कि हाँ कपड़ा या कुछ भी दिक्कत हो रही है मुझे, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है ऐसा, तुम ठीक हो। उसके बाद जब आज चेक कराने आया हूँ तो देख रहा हूँ कि कपड़ा उसके अंदर था। और मतलब इतना होने के बावजूद अब बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ देख लूंगा। क्या देख लूंगा? लग रहा है किसकी लापरवाही है? डॉक्टरों की। पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल बिलसंडा की। एक पीड़ित ने आरोप लगाया है, उसने अपनी पत्नी को 10 जुलाई को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने गया था। बच्चा के जन्म के बाद स्टाफ नर्स पर पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके गर्भाशय में उसने काफी बड़ी मात्रा में कपड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है जब शिकायत करने पर उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया, तो वहीं पीड़िता के पति ने आज पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। और खबर यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खिरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में आने वाले सामान्य भक्तों और कांवड़ियों के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहेगा। वहीं मंदिर में पुरुषों और महिलाओं के प्रवेश के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित रखी जा सके और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा सके। इसलिए देखिए व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग लगाया गया है और जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। संवेदनशीलता से इस पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग जारी है।
तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं चौक चौराहों पर भी की गई हैं। महादेव के शिवालयों में इस वक्त श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है और उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सावन का जो माह है वो शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा अब जो है लगभग शुरू होने वाली है। पहला सोमवार 3 दिन बाद है और आपको बता दूं इस वक्त मैं खेरेश्वर मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूं। मेरे एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ की तस्वीरें हैं, जो तैयारियां हैं, आप पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रही है। बात अगर की जाए कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा को लेकर के यहाँ पर काफी तैयारियां यहाँ की जा चुकी है। यहाँ रेलिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है, जिसमें कि एक जो है महिला के लिए रेलिंग लगाई गई है, एक लाइन लगेगी जहाँ पुरुषों के लिए। और बात अगर की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस के जो चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम बात रहने वाले हैं। यहाँ मंदिर कमेटी के जो लोग हैं, एक बार मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा किस तरह की इस बार व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है। जी सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है, मैं यहाँ का कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ कमेटी का। अच्छा, अब लगभग जो है सावन का माह शुरू हो चुका है और पहला सोमवार आने वाला है, जिसके जलाभिषेक शुरू होने वाला है। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है आपने? देखिए, आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम चल रहा है हमारा। अलीगढ़ से आकाश कुमार। और बढ़ेगा ये खबर यूपी के फतेहपुर से। फतेहपुर में एक 16 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। किशनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में छात्रा पहले अपने एक सहेली के घर पहुंची, जहां कपड़े बदलने की बात सामने आई है। बाद में वो स्कूल ड्रेस और बैग के साथ किशनपुर बस स्टैंड की ओर जाती हुई दिखी है। सीसीटीवी में दिखाई दी गई ये तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज और संभावित ठिकानों पर तलाश तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रा की जल्द बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। तो पुलिस इस वक्त लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है। फतेहपुर से 16 वर्षीय छात्रा की लापता के मामले में स्कूल गई छात्रा नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस इस वक्त परिजनों समेत तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जांच कर रही है। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई हैं। 29 जुलाई 2026 को थाना किशनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 16 वर्षीय बालिका जो 28 जुलाई को अपने घर से विद्यालय के लिए निकली थी, किंतु शाम तक घर वापस नहीं आई। इस सूचना के आधार पर थाना किशनपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो बालिका उसके तलाश के लिए टीमें गठित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 को यह बालिका स्कूल ड्रेस में अपने विद्यालय के लिए निकली थी। इसके साथ एक बैग भी था। यह अपने मित्र के घर गई तथा वहां पे इसने यह कहा कि इसको कार्यक्रम में जाना है और उस कपड़े चेंज करने हैं। जो घटना के संबंध में टीमें गठित की गई तथा सभी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए बालिका की बरामदगी के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में नहर में स्नान करने के दौरान 12 वर्षीय बालक की डूबने से हड़कंप मच गया। मामला अलीनगर थाना क्षेत्र की नईकोट नहर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सावन कुमार नाम का बालक अपने एक दोस्त के साथ नहर पर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि दोस्त कपड़े धो रहा था और इसी दौरान सावन नहर में नहाने लगा और अचानक गहरे पानी में चला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बालक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। वहीं एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी गई है। बालक की तलाश जारी है। और चलिए इसी के साथ देश के उत्तर बस इतना ही खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत अपडेट।